अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए योगी और केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा है कि हमारे मुख्यमंत्री बारूदी सुरंग खोद रहे हैं, डिप्टी सीएम भी अंदर ही अंदर सुरंग खोदने का काम कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव का यह बड़ा बयान, नाम लिए बगैर योगी और केशव प्रसाद मौर्य पर हमला बोला। कोई मौसम खराब नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का मौसम खराब है। हमारे मुख्यमंत्री जी अंदर ही अंदर समाज में बारूद की सुरंग खोद रहे हैं। भाई डिप्टी सीएम भी अंदर ही अंदर कुर्सी तक के लिए सुरंग खोद रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव ने एक तरफ डिप्टी सीएम पर निशाना साधा है तो दूसरी तरफ एक और हमला बोला है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि सिर्फ कपड़े पहनने से कोई भी योगी नहीं बन जाता। वहीं सीएम योगी ने निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की तो विरासत ही माफिया के लोग हैं। यूपी में 9 सीटों पर हो रहे विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। बयानों के जरिए जबरदस्त हमला किया जा रहा है। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर बड़ा हमला किया। अखिलेश यादव ने कहा कि सिर्फ कपड़े पहनने से कोई योगी नहीं बन जाता। सवाल ये है कि दूसरे का काम अपना काम बताते हैं, इससे बड़ा धोखा और कौन दे सकता है। इसीलिए वस्त्र पहनने से कोई योगी नहीं बन सकता है, विचार से योगी होता है। जो काम सौहार्द का करते हैं, जो समाज के कल्याण के लिए काम करते हैं और जो दूसरे का दुख दर्द समझते हैं, वो योगी होता है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की विरासत मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद है। खान मुबारक ही समाजवादी पार्टी की वास्तविक विरासत है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी इनकी वास्तविक विरासत है। बेटी के साथ अगर कोई इस प्रकार का जुर्म करेगा, इस प्रकार का अत्याचार करेगा, तो हमारा तो संकल्प ही है कि उस दुष्कर्मी के लिए फिर जगह नहीं, उसकी जगह केवल और केवल जहन्नुम में हो सकती है, बाकी उसके लिए कोई जगह नहीं हो सकती। यूपी में 20 नवंबर को विधानसभा उपचुनाव होने हैं। नतीजों की घोषणा 23 नवंबर को होगी। आज बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासत का हेलीकॉप्टर शॉट जमकर लगा। राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर रोका गया तो सियासत काफी तेजी से उड़ान भरने लगी। कांग्रेस ने अब इस मामले को लेकर चुनाव आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई है। जब तक प्रधानमंत्री मोदी जमुई जिले के चकाई विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते रहे, तब तक राहुल गांधी झारखंड के गोड्डा में अपने हेलीकॉप्टर से उड़ान भरने का इंतजार करते रहे। इसके बाद कांग्रेस जमकर हमलावर हो गई है। राहुल गांधी महागामा में कार्यक्रम के बाद बेरमो के लिए रवाना हो रहे थे, तभी उनके हेलीकॉप्टर को रोक दिया गया। हेलीकॉप्टर रोके जाने के आरोपों के जवाब में बीजेपी ने भी कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी का आज झारखंड में चुनावी कार्यक्रम था, जबकि पीएम मोदी को जमुई के बाद देवघर होते हुए जाना था। इसी वजह से राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को क्लियरेंस नहीं मिली। खास बात यह भी है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान देवघर में तकनीकी खराबी के चलते रोकना पड़ा। और चुनाव आयोग एक के बाद एक कई नेताओं के बैग चेक कर रहा है। आज गृह मंत्री अमित शाह का भी बैग चेक हुआ। अब तक 9 नेताओं के बैग की चेकिंग की जा चुकी है। आज गृह मंत्री अमित शाह के हेलीकॉप्टर की भी चेकिंग हुई है। चुनाव अधिकारियों ने महाराष्ट्र के हिंगोली में गृह मंत्री के बैग की जांच की और उसमें रखे एक एक सामान को चेक किया। खास बात यह है कि इस बात की जानकारी खुद गृह मंत्री अमित शाह ने दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि आज महाराष्ट्र की हिंगोली विधानसभा में चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव आयोग के अधिकारियों के द्वारा मेरे हेलीकॉप्टर की जाँच की गई। भाजपा निष्पक्ष चुनाव और स्वस्थ चुनाव प्रणाली में विश्वास रखती है और माननीय चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए सभी नियमों का पालन करती है। लेकिन एमवीए से जुड़े नेता लगातार ऐसी जांच को लेकर पीएम मोदी और गृह मंत्री समेत बीजेपी के नेताओं पर जमकर हमला बोलते रहे हैं। ऐसे में आज अमित शाह ने मौका मिलते ही खासकर राहुल गांधी को लेकर चुटकी ली। सोनिया जी है, उन्होंने अब तक राहुल बाबा को लॉन्च करने के 20 प्रयास किए। कितने किए भाई? 20। और 20 बार प्लेन क्रैश कर गया। अब मैं सोनिया जी को कहना वाला हूं, सोनिया जी
ये 21वां प्रयास भी फेल जाने वाला है। कांग्रेस नेता नाना पटोले, उद्धव ठाकरे समेत अब तक करीब 9 बड़े नेताओं की इसी तरह जांच हो चुकी है। और वर्ली विधानसभा सीट से शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार मिलिंद देवड़ा ने आदित्य ठाकरे को एक खुला चैलेंज दे दिया है। अब उस खुले चैलेंज के बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। देखिए, महाराष्ट्र के मुद्दों पर बात करने के लिए उन्होंने ये खुला चैलेंज दिया है। इन्होंने उसके बाद ये कहा है कि अपने बगल में आदित्य ठाकरे के लिए कुर्सी भी खाली रखी। मिलिंद देवड़ा का कहना है कि आदित्य ठाकरे कई बार सोशल मीडिया पर चुनौती दे चुके हैं। 2 दिन हो चुके हैं, मुझे अभी कोई रिस्पांस नहीं मिला है, जबकि आदित्य जी ने स्वयं कहा था कि जो उम्मीदवार डिबेट नहीं करते हैं वो डर के मारे नहीं करते। बात बटेंगे तो कटेंगे नारे की कर लेते हैं, जिस पर खूब राजनीति हो रही है। अब इस मामले को लेकर महायुति में भी क्या इस नारे पर दरार पड़ रही है, क्योंकि अजित पवार इसका खुले तौर पर विरोध कर चुके हैं। इसी बीच देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा कुछ कह दिया है जो इस बात को बल मिलता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र तक बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे का शोर है। समर्थन और विरोध में सियासी मंचों से बयान आ रहे हैं, सड़क पर होर्डिंग नजर आ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में यही नारा महायुति गठबंधन में खींचतान का सबब बनता दिख रहा है। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। अब की बार 400 पार दिल्ली में नारा लगवाया बीजेपी वालों ने, वो मिसफायर हुआ, वो इतना मिसफायर हुआ। वो लोग बोलते थे 400 पार किस लिए चाहिए। ये पहली बार नहीं जब महायुति गठबंधन के अहम घटक दल एनसीपी के मुखिया अजित पवार ने बटेंगे तो कटेंगे नारे पर सवाल उठाए। इधर बटेंगे तो कटेंगे नारे के समर्थन में देवेंद्र फडणवीस ने 2 टूक कह दिया। शायद अजित पवार जनता का मूड नहीं समझ पा रहे। मुझे लगता है कि दशकों अजित दादा हिंदुत्व का विरोध करना है, सेक्युलरिज्म उनके लिए, ऐसे लोगों के साथ रहे। जनता का मिजाज और नेशनलिस्ट मिजाज ये समझने में थोड़ा समय उनको लगेगा। ये लोग या तो जनता का सेंटिमेंट नहीं समझ पाए या फिर इस बात का वो मतलब नहीं समझ पाए। अब कौन जनता का मूड समझ रहा है, कौन नहीं, ये तो नतीजों से साफ होगा। फिलहाल बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर महायुति में खींचतान बढ़ती नजर आ रही है। और बिहार में आरजेडी ने पटना में कई जगहों पर नए पोस्टर लगाए हैं, जिसमें सटोगे तो कटोगे की बात कही गई है। और ये बीजेपी के बटोगे तो कटोगे का जवाब एक तरीके से माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद अब बिहार में भी विपक्ष और बीजेपी के बीच पोस्टर को लेकर जुबानी जंग छिड़ गई है। आरजेडी ने नया पोस्टर लगाया है, भाजपा से सटोगे तो कटोगे। इस पोस्टर को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे नारे के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। पोस्टर के माध्यम से कई मुद्दों को लेकर भी बीजेपी के ऊपर जोरदार हमला किया गया। पोस्टर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा गया कि कई ऐसे मुद्दे हैं, कई दफे अपने ही सहयोगी दलों को इन्होंने पहले सटाया और फिर उन्हें काट दिया। जवाब में बीजेपी ने भी आरजेडी, कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन पर पलटवार कर दिया है। बीजेपी ने आरजेडी पर तंज कसते हुए कहा है कि इंडिया गठबंधन का कुनबा परेशान है। आप कितना भी नौटंकी कर लें राजद कांग्रेस के लोग, लेकिन अब लोगों ने समझ लिया है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। अब आपकी नफरत की राजनीति यहाँ नहीं चलने वाली। देखना यह है कि आरजेडी के इस नए पोस्टर का बिहार की सियासत पर कितना असर पड़ता है। और कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार के एक आपत्तिजनक बयान पर सियासी तपिश काफी बढ़ गई है। उन्होंने अपने बयान में देवेंद्र फडणवीस की पत्नी को निशाने पर लिया था। मौसम चुनाव का है और इस मौसम में विवादित बयानों की बहार आई है। ताजा बयान कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार का है, जो संविधान बचाने का नारा देते देते देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस की इंस्टाग्राम रील तक पहुंच गए। ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम लोग धर्म बचाएंगे और जो है डिप्टी सीएम साहब की पत्नी जो है वो इंस्टाग्राम पे रील बनाएंगी। कन्हैया कुमार के इस बयान पर देवेंद्र फडणवीस ने सख्त ऐतराज जताया है, तो मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी टिप्पणी पर आपत्ति दर्ज कराई है। इन्होंने मेरी सारी तफ्तीश कर ली, लेकिन मेरे खिलाफ इनको कुछ नहीं मिला। मेरे पत्नी के खिलाफ इनकी ट्रोल आर्मी जिस प्रकार के आरोप करती है, उसके बारे में गंदी गंदी बातें लिखना, ये सारी चीजें
शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इधर कन्हैया कुमार के बयान पर घिरती दिख रही कांग्रेस आक्रमण के मूड में नजर आ रही है। कांग्रेस का तर्क है कन्हैया कुमार के बयान में कुछ आपत्तिजनक नहीं। हम जरा सा एक लाइन बोल दें कि रील बनाने में व्यस्त हैं तो बोले डेरोगेटरी हो गया जी, अपमान हो गया, छुई मुई हो। और छुई मुई हो तो राजनीति में क्या कर रहे हो? ये टच मी नॉट बन के राजनीति नहीं होती दोस्त। महाराष्ट्र चुनाव में सियासी मंच से नई नई शब्दावली गढ़ी जा रही है, जिस पर आपत्ति वार पलटवार की सियासत जारी है। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर आरोप लगाया है संविधान के अपमान का, लेकिन बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए ये कहा कि कांग्रेस ना तो संविधान को समझती है और ना ही भारत को। हमने अपमान किया। अरे बाबा साहब अम्बेडकर। महाराष्ट्र चुनाव से पहले आरोपों की बौछार हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाते हुए कहा कि आरएसएस और बीजेपी ने संविधान की कॉपियां जलाई। कांग्रेस ने तो संविधान को बनाया और बचाया है। अरे आप तो संविधान को जलाकर, आरएसएस ने यह बोला बाबा साहब अम्बेडकर की जो संविधान है वो बराबर लिखी नहीं गई। अरे जलाने वाले की औलाद तुम हो, हम नहीं, हम बचाने वाले हैं। खड़गे के आरोप लगाते ही बीजेपी ने उन पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बाबा साहब की कही बातों को कांग्रेस खत्म करना चाहती है। ये ना संविधान समझते हैं, न भारत को समझते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो बात कहते हैं भारतीय जनता पार्टी उसे लागू करती है और उसको बदलवाने की फिर ये बात कर रहे हैं धारा 370 फिर से लाएंगे, तो ये क्या संविधान समझेंगे? इनको संविधान की बात करने का हक ही नहीं है। महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी आरक्षण और संविधान को लेकर एक दूसरे पर लगातार हमलावर है। 20 नवंबर को राज्य में चुनाव होने हैं, उससे पहले सियासी तपिश बढ़ गई है। और महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई ने आरएसएस को एक आतंकी संगठन कहा, जिस पर बीजेपी ने तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए इस बयान को गलत बताया है। नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। राजनीतिक दल धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जुबानी जंग तेज हो चली है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई आरएसएस पर विवादित बयान देकर फंस गए। दलवाई ने आरएसएस को आतंकवादी संगठन बताया और कहा कि वो लोगों को हिंसा सिखाता है। आरएसएस ये आतंकवादी संगठन है। आतंकवादी संगठन है इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो हिंसा पढ़ाते हैं, लोगों को हिंसा बताते हैं। हुसैन दलवाई के बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने कहा, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, यही उसके पतन का कारण बनी। इस प्रकार के हिंदुओं को बदनाम करना, हिंदू संगठनों को बदनाम करना और पीएफआई, सिमी जैसे संगठनों पर बंदी डालने के बाद उनकी अगुवाई में खड़ा रहना, ये तुष्टीकरण राजनीति जो कांग्रेस लेकर चली है वो हिंदू विरोधी है, वो राष्ट्रभक्त विरोधी है। विवाद बढ़ा तो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, अगर कोई गलत बोलता है तो उससे निपटने के लिए कानून है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन अगर गलत करता हुआ पाया जाता है तो देश का कानून है, उस कानून के तहत कार्रवाई होती है। जाहिर है सियासी बयानबाजी के जरिए नेता वोट पाने की जुगत में लगे। हुसैन दलवाई के बयान के बाद कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। महाविकास आघाड़ी और महायुति के बाद अब एमएनएस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें कई लोक लुभावन वादे जनता से किए गए। महाराष्ट्र के चुनावी दंगल में जनता का दिल जीतने के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसका टाइटल हम ये करेंगे है। आज ही हा जाहीरनामा आपल्यासमोर प्रसिद्ध करताना त्या ब्लूप्रिंट मधल्या अनेक गोष्टी याच्यामध्ये आम्ही आतमध्ये आणलेल्या आहेत। राज ठाकरे का घोषणा पत्र 4 हिस्सों में डिवाइड है, जिसमें सबसे ज्यादा जोर महिला सुरक्षा, रोजगार, शिक्षा, बिजली, साफ पानी जैसे जरूरी मुद्दों को जगह दी गई है। महाराष्ट्र के चुनावी संग्राम में इस बार राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी महिम सीट से अपनी चुनावी पारी का आगाज कर रहे हैं। ऐसे में सवाल बड़ा ये है कि राज ठाकरे की पार्टी मुंबई में बड़ा कमाल कर पाएगी, क्योंकि 228 विधानसभा सीटों वाले दंगल में एमएएस 125 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिससे साफ है कि उनकी नजर किंग मेकर बनने पर है। और प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। पीसीएस की परीक्षा की नई तारीखों का आज ऐलान भी हुआ, लेकिन अभी आरओ एआरओ की परीक्षा को लेकर छात्र प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं।
बटेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, बिना लड़े कुछ नहीं मिलता है। ऐसे तमाम पोस्टर को प्रदर्शन कर रहे इन परीक्षार्थियों ने अपना हथियार बना लिया है, जिनके जरिए वो न सिर्फ अपनी आवाज उठा रहे हैं बल्कि लोक सेवा आयोग को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि लोक सेवा आयोग ने 2 शिफ्ट में परीक्षा का फैसला तो वापस ले लिया, लेकिन आरओ एआरओ एग्जाम को लेकर पेच अभी भी फंसा हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाल गोपाल है। आंदोलन कब तक चलेगा? आंदोलन तब तक चलेगा जब तक आरओ एआरओ की भी नोटिस जारी नहीं कर देते 1 शिफ्ट 1 एग्जाम के लिए। एक पीसीएस का हटा के आरओ एआरओ को छोड़ दिया। जब एक दिन में नोटिफिकेशन दिला सकते हैं तो उसको क्यों नहीं कर सकते हैं? छात्रों की मांग थी कि परीक्षा स्थगित करने की जगह नई तारीख की घोषणा, जिसे आयोग ने मान लिया और अब 22 दिसंबर को 2 पालियों में परीक्षा कराई जाएगी, जो पहले 7 और 8 दिसंबर को होने वाली थी। लेकिन आरओ एआरओ एग्जाम को लेकर मामला फंसा हुआ है। उधर शासन प्रशासन बैकफुट पर है, क्योंकि एक तरफ छात्रों का प्रदर्शन तो दूसरी तरफ इसमें सियासत का तड़का भी बराबर लग रहा है। आप याद रखना, यही सरकार है जिसने अभी आधा फैसला बदला है। ये नौजवान जब सड़कों पे आएगा, धरने पर बैठा हुआ है, वो तभी हटेगा जब उसकी मांगे पूरी हो जाएंगी। उससे पहले नौजवान हटने वाला नहीं। अब सबकी निगाहें लोक सेवा आयोग पर टिकी हैं।